हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो हमारी चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी अगली वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार एवं कारण क्या है, इसका भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और इसका कारण क्या है, और इसके बाद में हमें बताना है कि भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। मृदा का जो अपरदन होता है किस प्रकार से होता है और इसके कारण क्या है कि किस कारण से मृदा अपरदन होता है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जब हम भूमिका बनाएंगे तो भूमिका में देखिए क्या लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया है। तो मृदा अपरदन के बारे में हम भूमिका में बताएंगे। मृदा अपरदन का आशय विभिन्न प्राकृतिक या मानव प्रेरित कारकों द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मिट्टी का यानी मृदा का अपरदन कहा जाता है। यानी जो मृदा है वो उसका क्या होता है कि प्राकृतिक या मानवीय कारकों के कारण, या तो प्राकृतिक कारणों के कारण या फिर मानव के द्वारा किए जा रहे कारकों के कारण क्या होता है, भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत को कट जाने और उड़कर, यानी जब आंधी तूफान आते हैं उससे उड़कर क्या होता है दूसरे स्थान पर रूपांतरित हो जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहा जाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिससे भूमि संसाधनों की गुणवत्ता और उत्पादकता प्रभावित होती है। तो भूमिका में हमने क्या बताया है कि मृदा अपरदन क्या है। देखिए सीधे सीधे शब्दों में अगर हम देखते हैं कि या तो प्राकृतिक कारणों के कारण या फिर मानवीय कारकों के कारण। जैसे प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे बहुत अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाना या अन्य कारणों से भी बाढ़ आ जाना, बहुत अधिक तेज तूफान आंधी के चलने की वजह से भी क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उससे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो उड़कर दूसरे स्थान पे चली जाती है। या फिर मानवीय कारकों के कारण, मानवीय कारक भी बहुत सारे होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर बिल्डिंगें बनाई जा, पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, बहुत अधिक पेड़ों की कटाई भी आपके मृदा अपरदन का कारण बनती है। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक और मानवीय कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से जो मिट्टी का जो है मृदा अपरदन होता है। यह गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिससे भूमि संसाधनों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आगे हम देख लेते हैं मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मृदा के प्रकार कौन कौन से, किन कारणों से मृदा अपरदन होता है। तो एक तो होता है जल अपरदन भी होता है, वायु अपरदन, हिम अपरदन या तटीय कटाव। जल अपरदन यानी बहुत अधिक बाढ़ आ जाने से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। वायु अपरदन मैंने अभी बताया था कि बहुत तेज आंधी तूफान चलने से भी मिट्टी की ऊपरी परत जो है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। हिम अपरदन भी आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से। और तटीय कटाव, समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे जो तटीय कटाव होते हैं उसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। तो ये प्रमुख प्रकार हैं किसके, मृदा अपरदन के। और ये किस कारण होते हैं, तो इन कारणों को भी देख लेते हैं। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक कारण, अभी हमने देखे थे भूमिका में कौन कौन से कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण है और दूसरे आपके मानवीय कारण है। तो पहला है प्राकृतिक कारण कौन कौन से है, इनमें जलवायु संबंधी कारक जैसे वर्षा की तीव्रता और वितरण, यानी वर्षा की तीव्रता बहुत तेज होना या फिर वितरण असमान होना, यानी कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है जहां पे सूखा पड़ रहा है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत तेज बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है। तापमान, जब बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है तो तापमान भी बढ़ता है और उसकी वजह से भी इस पे फर्क पड़ता है। वायु की गति और दिशा इसमें शामिल है। ये प्राकृतिक कारण है। आगे है स्थलाकृति कारक जैसे ढलान, ऊंचावच, जल निकासी का पैटर्न, यानी ढलान वाली जगह पे भी आप देखते हैं कि जब पानी बारिश होती है या फिर पानी जब चलता है तो इससे क्या होते हैं, जगह जगह कटाव लगते हैं। ढलान वाली जगह पे जब पानी बहता है या फिर ऊंचावच वाली जगह है या फिर जल निकासी का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। अगला है जैविक कारक
तो जैविक कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे वनस्पति का आवरण, मृदा के जीव, ये सभी जैविक कारक भी हो सकते हैं। भूवैज्ञानिक कारक जैसे चट्टान का प्रकार या संरचना, बनावट आदि, तो ये सारे प्राकृतिक कारण हैं। अगला हम देखते हैं मानवीय कारक इसके कौन कौन से हो सकते हैं। तो मानवीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। मानवीय कारक आपके हो जाएंगे, इनमें वनों की कटाई, मनुष्य के द्वारा अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, जब बहुत अधिक चराई की जाती है जिन घास के मैदानों में, तो वहां पे भी क्या होता है, जो पशुओं की चराई की जाती है उसकी वजह से जो भूमि की ऊपरी परत है वो नष्ट होती है, इसकी वजह से भी मृदा अपरदन होता है। अविवेकपूर्ण कृषि यानी सही ढंग से कृषि का न किया जाना, अनुचित सिंचाई, खनन, जैसे आप देखते हैं कि खनन करके क्या होता है कि जमीन से कोयला वगैरह निकाला जाता है, इन खनिज पदार्थों को जब निकाला जाता है तो खनन किया जाता है, इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। उत्खनन, निर्माण कार्य यानी निर्माण गतिविधियां, शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ना भी मृदा अपरदन में शामिल है। ये सारे मानव प्रेरित कारक हैं। तो आपको दोनों कारकों का अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से जो है प्राकृतिक कारक है मृदा अपरदन के और कौन से आपके मानव प्रेरित कारक हैं। तो इन दोनों कारकों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इसके लिए आपको बहुत अधिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। इन कारकों को आप अपने निजी जीवन में भी, आप अपने दैनिक जीवन में भी आप इनको देखते हैं कि जो ये कारक हैं, चाहे वो प्राकृतिक कारक हैं, जो आप बाढ़ भी आते हुए आपने देखा होगा, बहुत सूखा पड़ते हुए भी आपने देखा होगा, और मानवीय कारक जो हैं, जैसे मानव के द्वारा वनों की कटाई किया जाना, खनन किया जाना, ये सारे हमारे सामने जो होते हैं ये कारण होते हैं और इनको ही आपको लिखना होता है। तो हर चीज की बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मृदा का जब अपरदन होगा तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्यावरण पर प्रभाव, यानी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे जल निकायों में गाद और प्रदूषण की समस्या होती है, इससे बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। यानी जब मृदा अपरदन होता है या तो इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा या सूखे का, तो दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। इससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जैसी सेवाएं भी प्रभावित होती है। ये भी होती है, जैव विविधता नष्ट होती है और पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो भी बिगड़ता है। किसकी वजह से? मृदा अपरदन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा अपरदन से मृदा की उर्वरता एवं जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इससे मृदा के कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की हानि होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्या होता है, मृदा अपरदन से मृदा की उर्वरता एवं जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इससे मृदा के कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की हानि होती है और ऐसा होगा तो जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाएगी और जो जिससे क्या होगा, कम अनाज पैदा होगा और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके आर्थिक प्रभाव कौन कौन से हैं। अब इसके आर्थिक प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक प्रभावों में हम देखेंगे कि इससे मृदा संरक्षण और सुधार की लागत बढ़ जाती है। देखिए, जब बहुत अधिक मृदा का अपरदन होता है तो क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, मृदा का संरक्षण करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, तो उससे उसकी लागत बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, मृदा अपरदन से भारत की कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे समुद्र तट के किनारे बुनियादी ढांचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, इससे ग्रामीण लोगों की आय और आजीविका के अवसरों में कमी आती है। देखिए, ग्रामीण जो सभ्यता हमारी है, आपको भी पता है कि भारत जो है किस तरह का देश है, तो यहाँ पे ग्रामीण प्रधान देश है भारत जो है। इसकी आधे से अधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है, गांव में। और आपको पता है कि जो ग्रामीण सभ्यता होती है वो किस पर टिकी होती है, कृषि पे टिकी होती है। और अगर बहुत अधिक मृदा अपरदन होगा तो लोगों की आय और आजीविका के अवसरों में कमी आएगी, तो ये इससे इसके आर्थिक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम इसके निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाद में निष्कर्ष देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मृदा अपरदन, तो इसको हमने भूमिका में देख लिया था। उसके बाद हमने मृदा के प्रकार भी देख लिए थे, कौन कौन से प्रकार हैं मृदा के, तो कौन कौन से हैं, जल अपरदन है, वायु अपरदन है, हिम अपरदन है और तटीय कटाव, ये प्रमुख प्रकार हो जाएंगे। और इसका कारण क्या क्या है, तो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारणों को भी हमने देख लिया। अब आगे क्या देखना है कि भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये भी हमने देख लिया है।
तो चलिए लास्ट में हम बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि मृदा अपरदन भारत के सतत विकास के लिए एक बड़ा खतरा है और भारत के मृदा संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित रोकथाम और समन्वय उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। तो देखिए आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। जितने भी सतत विकास लक्ष्य हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे। तो मृदा अपरदन भारत के सतत विकास के लिए एक बड़ा खतरा है ये भी, और भारत के मृदा संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित रोकथाम और समन्वय उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप निष्कर्ष में इसके समाधान के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखते हैं तो आप जो समस्या है उसके जो है समाधान का सुझाव जैसे दे रहे हो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, इसका निष्कर्ष लिखना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे सबसे पहले हमने आज क्या था, सबसे पहले हमने बात की थी मृदा अपरदन के बारे में, तो अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया था इसको हमने। सबसे पहले मृदा अपरदन के बारे में बताया, फिर इसके प्रमुख प्रकार के बारे में बताया, फिर इसके कारण क्या है वो बताया, उसके बाद में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया, और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरह जब टुकड़ों में अलग अलग बांट लेते हैं आपके क्वेश्चन को तो आपके लिए क्वेश्चन लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखने की बात करें, जब भी जैसे मैंने भूमिका लिखी तो उसके बाद एक डायग्राम सा बना दिया छोटा सा, इसका मृदा अपरदन के प्रकार कौन कौन से, तो इस तरह से लिख दिया। उसके बाद जैसे हेडिंग बना के मृदा अपरदन के कारण कौन से हैं और जो कारण हैं उनको आगे क्या किया है मैंने इस तरह से पॉइंट्स में लिख दिया है। ठीक है, जैसे स्थलाकृति कारक है, जैविक कारक है, जलवायु संबंधी कारक है या भूवैज्ञानिक कारक है, फिर मानव प्रेरित कारक कौन कौन से हैं, उसके बाद इसका अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सबको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है और लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है यही कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको सही से बता दूं कि प्री से पहले आपकी मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जानी चाहिए और आपने सभी सब्जेक्ट के लगभग 100 क्वेश्चन लिख लिए होने चाहिए। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका प्री भी नहीं रुकने वाला है। अगर प्री से पहले आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट नहीं है तो आपका प्री नहीं निकलने वाला है। अगर गलती से निकल भी गया तो फिर आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। बाकी बहुत ही मुश्किल है कि मेंस की तैयारी के बिना आपका प्री निकले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की, आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।